क्योंकि भारत के समाज का जो ढांचा है उसमें अगर कोई लड़की शादी के बाद जाए ससुराल में, वर्किंग तो होती ही है, बस बाहर वर्किंग नहीं होती है, वरना घर का काम नौकरी से कम तो नहीं होता है। पर घर के काम की इज्जत उतनी है नहीं। एक इस पर डिबेट चलती है कि दो महिलाएं अलग अलग घर में काम कर रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं, वो सिर्फ इतना करें कि अपने घर में ना करें, पड़ोसी घर में करें, तो उनकी इनकम कितनी होगी? तो लोग कहते हैं कितना होगा, सफाई करने वाली 2,000 रुपये मिल जाएगी, खाना बनाने की 5,000 रुपये मिल जाएगी, बच्चा पालने के लिए किसी को रखेंगे 5,000 हो जाएगा, 10-12 हज़ार हो जाएगा। पर फिर आप किसी क्रैच का वीडियो जब देखेंगे कि 1 साल के बच्चे को क्रैच वालों ने कैसे मारा, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे को मारे। तो ममता से भरी कोई स्त्री चाहिए आपका बच्चा पालने के लिए, कोई ऐसी स्त्री जो खाना बना रही है जिसमें गारंटी है कि जहर नहीं होगा, वरना कितना टाइम लगता है, पुड़िया डालनी है, काम खत्म हो जाएगा। इतना भरोसा भी चाहिए। फिर घर की सफाई इस भाव से नहीं करने की नौकरी है, इस भाव से करनी कि मेरा घर है और घर की सारी चिंताओं का ध्यान रखना है, हर बच्चे बड़े की ज़रूरत का सही समय पर ध्यान रखना है। ईमानदारी से देखेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो एक अच्छे खासे मेल की सैलरी से ज़्यादा ही निकलेगी। अगर आप इसकी इंटेंसिटी के साथ इसको काउंट करेंगे, केवल इस टर्म में नहीं कि कोई काम करने वाली कितने मिल जाती है, उस तरीके से नहीं। लेकिन यह है कि हमारे समाज में डोमेस्टिक वर्क की उतनी इज्जत नहीं है। लोग उसको मतलब मानते हैं क्या काम करती हो। महिलाओं को भी ऐसा लगता है। एक सर्वे हुआ जिसमें महिलाओं से घर घर जाके पूछा गया, आपके पति क्या करते हैं और आप क्या करती हैं? तो अधिकांश ने कहा मेरे पति ये नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। अधिकांश ने यही कहा आई डोंट वर्क, मैं कुछ नहीं करती। जबकि जब काउंट किया गया तो वर्किंग वीमेन जो घर में हैं उनके काम के घंटे पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुष का मतलब जो बाहर नौकरी करता है, बाहर नौकरी करने वाले का 5 डे वीक है या 6 डे वीक है, एक छुट्टी हफ्ते की मिलनी है, इनको तो वो भी नहीं मिलनी है, ना दिवाली मिलनी ना होली मिलनी, उस दिन और काम बल्कि बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पुरुष लोग चाहते हैं कि उनके दोस्त घर पे आए खाना खाने के लिए, पत्नी आमतौर पर चाहती है ना है, क्योंकि सारा झंझट तो उनके सिर पे आएगा ना भाई, उनके तो खाली मौज होनी है, झंझट तो उनके सिर पे आने वाला है। खैर, कोई हाउसवाइफ कितनी आज़ाद हो सकती है भारत में? अगर उसके ससुराल के लोग बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, अगर उनकी भी 1-2 बेटियां कहीं गई हुई हैं शादी करके और उनको एहसास है कि आज़ादी दो तरफा मामला है, तो शायद उस घर में आज़ादी ठीक ठाक हो। न्यूक्लियर फैमिली है और पति बहुत संवेदनशील है, समझदार है, वो पेट्रियार्की और वो सब चीज़ें समझता है, महसूस करता है, तो शायद वहाँ भी इक्वल होगा। इक्वल का मतलब ये नहीं होता है कि खाना बराबर बनाएंगे, पोछे बराबर लगाएंगे, ये नहीं होता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए इस तरह से। और या अगर वो लड़की बहुत चंट टाइप की है और उसको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान भी है और बीच में एहसास दिलाती रहती है कि देखो ये धाराएं लगती हैं, तब भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये 3 सूरतें ना हो तो मेरे ख्याल से 95 से 99% फैमिलीज में मुश्किल है कि उनको बराबर की आज़ादी मिले। कुछ केसेस में इसका रिवर्स भी होता है, मिसयूज भी होता है, क्योंकि ऐसे कई कानून तो हैं सपोर्ट करने वाले, और ऐसे केसेस भी कम नहीं है नंबर्स में देखें अगर कोर्ट्स में, जहां कुछ विवाहित महिलाओं ने उन कानूनों का दुरुपयोग किया, अपने पति, सास ससुर और रिश्तेदारों के खिलाफ किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कह दिया कि 2 महीने तक आप सेक्शन 498 के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बुरे केसेस हैं जहां आज़ादी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन जनरली आज़ादी कम तो है ही और सामाजिक ढांचा उसके पक्ष में कम रहता है। आज के डिस्कशन में सर 2 टर्म्स निकल के आए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? और जैसे हमने महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में बात की, तो कई धर्म गुरुओं का ये मानना है कि जो महिलाएं हैं वो स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता का आचरण कर रही हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? स्वतंत्रता स्वच्छंदता लिटरल मीनिंग सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। स्वतंत्रता अपने सिस्टम में होना स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता, छंद का मतलब नियम, अपने नियम में होना स्वच्छंदता है। तो लिटरल मीनिंग तो सेम है, पर जो इसका भावार्थ है, कनोटेशन है, वो ये है कि स्वतंत्रता लिमिट्स में है, स्वच्छंदता अनरिस्ट्रिक्टेड या अनलिमिटेड, जिसको पॉलिटिकल साइंस में लाइसेंस कह देते हैं। वहाँ लाइसेंस का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, मतलब अनकंट्रोल्ड फ्रीडम को बोलते हैं लाइसेंस। तो जब कोई अनकंट्रोल्ड हो जाए तो स्वच्छंद है, कंट्रोल में रह के काम करे तो स्वतंत्र है। अब दूसरा एस्पेक्ट की व्यावहारिक अंतर क्या है? स्वच्छंदता का सिंपल सा मतलब है कंट्रोल्स नहीं है, लिमिट्स नहीं है, सब फ्री है। तो इंसान के इंसान बनने से पहले सब स्वच्छंद ही थे।
मछलियां आज भी स्वच्छंद ही हैं, जंगल में सब स्वच्छंद हैं। तो जंगल जैसी हालत में रहना है तो स्वच्छंदता है सबकी, किसी खास की नहीं, सबकी स्वच्छंदता है। पर उसमें खतरा यह है कि आपको हर क्षण ये खतरा है कि कोई मुझे मार सकता है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जैसे आप सब लोग खड़े हुए हैं, आप में से किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं है कोई आपकी इस समय हत्या कर सकता है। कोई डाउट नहीं है ना ऐसा। ये आगे बैठेंगे, पीछे कौन बैठेगा, अब चाकू लेके बैठा हो, मन में भाव भी नहीं आ रहा, क्योंकि समाज इतना मैच्योर हो चुका है कि हम इस भरोसे से बैठे हैं कि कोई हमें क्यों मारेगा। जंगल में बैठ के दिखा दीजिए ऐसे, जंगल में अगर आप ऐसे बैठ गए तो कहीं से शेर भालू चीता आके अपना काम कर देगा। मछलियों के समाज में तो और बुरी हालत है। बच्चा पैदा हुआ है, अगले क्षण कोई गप सिखा गया उसको, जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो स्वच्छंदता सबके पास है तो जंगल है, इसलिए इंसानों ने क्या किया, कंट्रोल किया, पर बराबर कंट्रोल नहीं किया। राजाओं के पास ज़्यादा फ्रीडम थी, उनका हरम है, उसमें 1000 महिलाएं हैं, 4 तो रानियां हैं उनकी। और आपने कभी रानी के 4 राजा नहीं सुने होंगे। उनके पास 100 स्लेव्स हैं, हजारों स्लेव्स हैं, यानी इंसान वो ऐसे नौकर है जिनके पास कोई मूल अधिकार नहीं है। पर स्लेव के पास फ्रीडम नहीं है। उसके पास ये फ्रीडम भी नहीं थी कि वो अपने बच्चों का भी पिता बन जाए, मतलब स्लेव का बच्चा मालिक का माना जाएगा। जैसे अगर मेरे पास एक भैंस है और उसका बच्चा हुआ, बछड़ा हुआ है, तो मेरी संपत्ति है। ऐसी मेरे स्लेव और मेरी शी स्लेव का बच्चा भी स्लेव है, वो मेरा मालिकाना हक है, उस बच्चे पर पेरेंट्स का भी हक नहीं है। ये हालत थी। तो आज़ादी का वितरण बहुत ही विषमता मूलक रहा शुरुआत में। अब धीरे धीरे समाज बराबरी की तरफ बढ़ रहा है तो तनाव भी होता है। अब आजकल एक नया तर्क ये है कि महिलाएं स्वच्छंद हो गई हैं। पूरा वाक्य यह है कि पुरुष पहले से थे, महिलाएं अब हो गई हैं। पुरुषों की आज़ादी पहले ज़्यादा थी महिलाओं की तुलना में, अब महिलाएं भी वो आज़ादी मांगने लगी हैं, तो बुरा लगता है, सीधी सी बात है। जिसको आज़ादी देनी पड़, आज़ादी देखिए जीरो सम गेम है, कुल आज़ादी 100 है, उनमें से अगर 80 एक के पास है, 20 एक के पास है, वो 20 वाला 25 करेगा तो यहाँ 80 में से 75 रह जाएगा, सीधी सी बात है। तो महिलाएं ज़्यादा स्वाधीनता मांगेंगी में निहित है कि पुरुषों की स्वाधीनता कम होगी, झगड़े होंगे, केसेस होंगे। और ये होता कब है किसी भी देश में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, बड़े शहरों में महिलाएं आ गई, बच्चियां आ गई, स्कूल जाती हैं पढ़ने के लिए, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि बच्ची नौकरी करेगी तो उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। अब नौकरी करेगी तो पैसा कमाएगी, तो पति पे वैसे निर्भर नहीं है जिंदा रहने के लिए। जब कोई निर्भर नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहता है, फिर वो कई बातें नहीं सहन करती है। कहीं कहीं महिलाएं भी गलत होती होंगी, ज़्यादा जिद्दी हो जाती होंगी, लेकिन एक स्वाभिमान तो आ ही जाता है ना कि भाई अगर कोई गलत हरकत करेगा तो हम क्यों स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे इस बात को। थप्पड़ जैसे एक फिल्म आई थी, स्वाभिमान का स्तर ये हो सकता है कि मैं एक थप्पड़ अपने पति से क्यों खा लूँ भाई, नहीं खा, या तो बराबर हो, एक तो ने मारा, एक मैंने मार दिया, बराबर हो गया। पर ये नहीं चलेगा कि एक तरफा थप्पड़ का कार्यक्रम चलेगा। तो जैसे जैसे महिलाओं की आज़ादी बढ़ी, आर्थिक आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये कॉन्फिडेंस कि मैं इस सिस्टम से अलग भी जिंदा रह सकती हूँ। फिर जब सोशल ओपननेस आ गई, सोशल मीडिया आने के बाद तो खेल एकदम अलग हो गया है। अब हर किसी को लग रहा है कि मैं रील बना के फेमस हो जाऊं और उसी से एक नई अर्थव्यवस्था चलाऊं। अब तो कई घरों में झगड़ा ये है कि पति नाराज है कि पत्नी रील बनाती है, या बाप परेशान है कि बेटी रील बना रही है। जो गुड़गांव में मर्डर हुआ उसमें एक एलिमेंट ये भी था। अब बच्ची को पता है कि उससे सारी सहेलियां रील बना रही हैं और उनमें से एक रील बना के लखपति बन गई है, इसको भी लखपति बनना है। रील बनाने के लिए कुल मिला के क्या है, उसको नृत्य करना आता है या कुछ और खास तरीकों से बात को कहना आता है, तो रील बनाना चाहती है। घर के पुरुष बुरा मान जाते हैं, क्योंकि जब लड़की रील बनाएगी, पत्नी रील बनाएगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि बाकी लोग आनंद लेंगे, उसका सुख लेंगे और उसके पति या उसके भाई को चढ़ाएंगे, पिता को चढ़ाएंगे, तेरी बेटी हाथ से निकल गई, घर में तनाव बढ़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं। फिर सोशल मीडिया पे डीएम करने की सुविधा है, इंटरेक्शंस पहले नहीं थी, अब इंटरेक्शंस बहुत खुलेआम होती हैं, डेटिंग साइट्स हैं। तो एक झटके में जो आज़ादी मिल गई है पुरुषों को भी महिलाओं को भी, तो परंपरागत सामाजिक ताना छिन्न भिन्न हो गया है। एनोमिक अनार्किक कंडीशन इस समय है, धीरे धीरे सेटल होगी। सोशियोलॉजी में एक शब्द है मूविंग इक्विलिब्रियम, बड़ा सुंदर शब्द है कि समाज में एक इक्विलिब्रियम रहता है, बैलेंस रहता है। कुछ अचानक आने से बैलेंस बिगड़ता है, जैसे गाड़ी है 4 पहियों वाली, अचानक झटका आ गया, एक पहिए के नीचे ईंट आ गई, वो ऊपर हुआ, 3 नीचे हैं,
ऐसे ऐसे हुआ, थोड़ी देर में फिर बराबर होकर आगे बढ़ गए। तो समाज में भी अचानक कुछ होता है ना, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम या बैलेंस फिर से आते हैं। उसको मूविंग इक्विलिब्रियम एक थिंकर से पार्सन्स नाम के, टालकट पार्सन्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो टाइम से हो जाएगा। रही बात धर्मगुरुओं की, तो उस पर क्या ही कहा जाए, लेकिन देखिए धर्म का जो पूरा ढांचा दुनिया भर में है, लगभग सारे धर्मों का ढांचा पैट्रियार्कल है। ईश्वर दुनिया के अधिकांश धर्मों में पुरुष ही माने जाते हैं। पुजारी लगभग 100% पुरुष होते हैं, कम से कम 90-95% पुरुष होते हैं। धर्मगुरु, कथावाचक 90% से ऊपर पुरुष होते हैं, महिलाओं की भागीदारी कम है। अगर महिलाएं भी होती, उनमें संवाद होता रहता, तो शायद दूसरे का पर्सपेक्टिव जान के बैलेंस बनता रहता, पर वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है। जैसे केवल लड़कों के स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का जैसे कोविड में जाता है, 6 महीने में दिमाग ठिकाने आ जाता है उसका, क्योंकि पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा सोचने का ये तरीका भी है, कभी सोचा ही नहीं था, हम तो एक खास तरीके से सोचते रहे थे, अब ये तरीका भी है।